कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस के। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर। वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर या शिवालिक पहाड़ियों पर या नलमाला पहाड़ियों पर या नर्मदा घाटी में? तो कहाँ मिलता है? सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर में क्या पूछा गया है? भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया? किसकी बात हो रही है? ईरानियों की बात हो रही है कि ईरानियों ने आखिर क्या नाम दिया था। ईरानियों ने क्या नाम दिया था किसको? भारत को। ये बताना है। भारतवर्ष, आर्यावर्त, मध्य देश या हिंदुस्तान? तो क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? हिमालय की बात हो रही है। कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? कश्मीर एवं शिमला के पास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले, नेपाल, भूटान, सिक्किम, इलाहाबाद, कानपुर के क्षेत्र? तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? इलाहाबाद, कानपुर का क्षेत्र नहीं आता है हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत, जबकि कश्मीर और शिमला पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले भी पड़ जाते हैं। नेपाल, भूटान, सिक्किम भी आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? किसकी बात हो रही है? आर्य जाति की बात हो रही है। आर्य जाति की, आर्य जाति की बात हो रही है। कौन सी विशेषता नहीं थी? नहीं में पूछा जा रहा है। काला रंग, उठी हुई नाक, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक, लंबा आकार एवं लंबा सिर, उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? काला रंग यानी ब्लैक कलर उनका, आर्य जाति के जो लोग थे ये उनकी विशेषता नहीं है। बाकी उठी हुई नाक, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक था, लंबा आकार एवं लंबा सिर भी था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है यहाँ पर और यहाँ सूची 2 है, इन दोनों को मिलाना है। ए में कहा जा रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख क्या विजयसेन से है, नासिक अभिलेख क्या रुद्रदामा से है, गिरनार? तो इसको मिला लेंगे हम। कैसे मिलाना है? क्या हो जाएगा इसका? 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से हो जाएगा। बी का संबंध 3 से हो जाएगा, यानी नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बालश्री हो जाएगा। और सी का संबंध 2 यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामा, और देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा? विजयसेन से हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र, अभिलेख विज्ञान, साहित्यिक लेख शास्त्र या शिला शास्त्र? तो क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? महावीर स्वामी। और कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले तीर्थकार जैन धर्म के कौन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम, सूत्र, पर्वन या कल्प?
तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हड़प्पा में प्राचीन नगर की कल्पना किसने की थी? सबसे पहले हड़प्पा में प्राचीन नगर की कल्पना किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महेंद्रनाथ बनर्जी या सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने? तो किसने की थी? 9 का सही आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? जो 4 विकल्प दिए हैं उसके अनुसार आपको बताना है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है। मृतकों का टीला सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है? किसकी बात हो रही? जो व्यक्ति सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। उस व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल यानी कि डीबी डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होगी? 50 डेसिबल, 509 डेसिबल, 100 डेसिबल या 120 डेसिबल। तो कितने डेसिबल की आवश्यकता होती है? सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव्य तरंगे कितने हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है? ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की बात हो रही है। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज या इनमें से कोई सही नहीं है या उपरोक्त सभी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से प्लस वाली तरंगे होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। कोयले का जलना क्या रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है कोयला? मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा से क्या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है ध्वनि को। और डायनमो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा, यानी गलत पूछा जा रहा है। डायनमो जो है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है, ये बात गलत है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जबकि यहाँ दिया कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की कोई किसी से बात नहीं की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ी सोलर भट्टी कहाँ स्थित है? किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है। फ्रांस, जापान, चीन, नेपाल। विश्व में सबसे बड़ी सोलर भट्टी कहाँ पर है? फ्रांस में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्योंकि सही में आपको बताना है, गलत में नहीं, सही में बताना है। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कमरे का जो सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या ये सभी ठीक है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी ठीक है। जो जल है, जो वाटर का जमना होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप होता है, वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और मानव यानी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ आप इनको, अब ज़रूरी नहीं कि आपको सेल्सियस में ही पूछे, ज़रूरी नहीं कि सेल्सियस में ही पूछे, तो आपको पता होना चाहिए फ़ारेनहाइट। ये तो आपने सेल्सियस में जान लिया, ठीक है। अब इनको जान लीजिए। सेल्सियस में तो मैंने बता दिया, ये सही है सारे के सारे, सेल्सियस। और दूसरा आपको फ़ारेनहाइट, और तीसरा आपको किसमें? केल्विन। नोट डाउन कर लीजिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन 3 से ही प्रश्न बनता है। और वो तीनों बातें नोट डाउन कर लीजिए। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो सेल्सियस में चला गया। अगर यही बात अगर फ़ारेनहाइट में पूछी जाएगी तो क्या रहेगा? 32 रहेगा, 32 फ़ारेनहाइट। और यही बात अगर जल का जमना केल्विन में पूछा जाएगा तो कितना रहेगा? 273 केल्विन रहेगा।
अब कमरे का सामान्य ताप सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना रहेगा, 80.06 रहेगा। अगर हम केल्विन में देखेंगे तो कितना रहेगा, 300 रहेगा, यानी 300 रहेगा। कितना रहेगा, 300 रहेगा। अब बात आ जाती है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर की। सेल्सियस में तो 37 डिग्री होता ही है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छठी बौद्ध संगति का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। किसकी बात हो रही है, छठी बौद्ध संगति की बात हो रही है। मगध, अवंती, कन्नौज या कौशल, कहाँ पर किया गया था, तो कन्नौज में किया गया था। कहाँ पर, कन्नौज में इसका आयोजन किया गया था। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथा सरित सागर कृति किसकी है। कृति मतलब, कृति का मतलब क्या, रचना, ऐसे समझ सकते हैं आप, रचना। किसकी रचना है, क्षेमेंद्र की, पतंजलि की, सोमदेव की या पाणिनि की। तो किसकी रचना है, ये सोमदेव की रचना है, यानी कृति है कथा सरित सागर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शासनकाल में न्यायिक अधिकारी होते थे। किसकी बात हो रही है, सम्राट अशोक की बात हो रही है। अशोक की बात हो रही है, अशोक की बात हो रही है कि न्यायिक अधिकारी कौन होते थे, राजुक, महामात्र, प्रादेशिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हुआ करते थे, राजुक हुआ करते थे अशोक के शासनकाल में न्यायिक अधिकारी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। किसकी बात हो रही है, लास्ट शासक की बात हो रही है। किसके, मौर्य वंश के। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वही बताना है। संप्रीति, कुणाल, बृहद्रथ या शतधनुष। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, कैसे लिखा जाएगा, बृहद्रथ, बृहद्रथ ऐसे लिखा जाएगा, बृहद्रथ। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज में वर्ग कितने थे। किसकी बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है कि उस समय समाज में वर्ग कितने थे, ठीक है। 7 वर्ग, 15 वर्ग, 25 वर्ग या 17 वर्ग। तो कितने वर्ग थे उस समय समाज में, 7 वर्गों में बटा हुआ था। अब मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था मेगास्थनी, और इसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, उसी के अनुसार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, पुलिस में हर बार वर्धन वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था। वर्धन वंश से रिलेटेड सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था, राजश्री, पद्मावती, मीराबाई, लक्ष्मीबाई। तो क्या नाम था, राजश्री था इनकी बहन का नाम, हर्षवर्धन की। सबसे पहले इनके टाइम पीरियड को नोट डाउन करना है, 606 से लेके 647 तक इन्होंने शासन किया है हर्षवर्धन ने। फिर इनके फादर यानी पिता को नोट डाउन कर लीजिए। इनके पापा का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। क्या था, प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन था। इनके बड़े भाई का भी नाम पूछा जा सकता है, तो राजवर्धन याद रखना है, राजवर्धन बड़े भाई का नाम हो गया, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन हो गया, बहन का नाम राजश्री हो गया। और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है हर्ष के बहनोई का नाम क्या था, तो ये भी पूछा जाता है कि जो बहनोई थे, जो राजश्री थी यानी उनके पति यानी हर्ष के बहनोई, तो हर्ष के बहनोई का नाम क्या था, तो गृहवर्मन था। क्या नाम था, गृहवर्मन था, गृहवर्मन था। और गृहवर्मन की हत्या किसने की थी, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गृहवर्मन को किसने मारा था। तो ये तो रही हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आगे भी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल पर पाल वंश का अधिपत्र समाप्त करने वाला सेन वंशी नरेश कौन था। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नरेंद्र सेन, विजय सेन, राय सेन, दिवाकर सेन। 22 का सही आंसर हो जाएगा विजय सेन। कौन था, विजय सेन था, विजय सेन।
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भारत पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत की विशाल संपदा को लूटना, या भारत में गजनबी शासन की स्थापना करना, या भारत में मंदिरों का विनाश करना, या भारत में तुर्कों का साम्राज्य स्थापित करने में मदद करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत की विशाल संपदा को लूटना। यही मोहम्मद गजनबी का मकसद था। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि सबसे पहला इसने आक्रमण किया था वो कब किया था, 1001 में किया था। और सबसे प्रसिद्ध एक सोमनाथ मंदिर भी लूटा है। सोमनाथ मंदिर भी लूटा है, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसको कब लूटा है ये भी पूछा जाता है। तो 1025 ईस्वी में इसने इसको लूटा था। ठीक है। और भारत पे सबसे पहला आक्रमण इसने 1001 में किया है। और इसका मकसद बस इतना ही था कि भारत की विशाल संपदा को लूटना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के समय कौन उनके साथ नहीं था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, तो उनके साथ कौन शामिल था और कौन नहीं था। फिलहाल तो जब आपको पता होगा कौन कौन शामिल था तभी आप छाट पाएंगे। फिलहाल तो इसमें नहीं पूछा है। राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद जे बी कृपलानी, महादेव देसाई ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। तो कौन नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद तो थे लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी एक नज़र में देख सकते हैं कि कौन कौन चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ था। जैसे कि ब्रजकिशोर का नाम आता है। किसका नाम आता है, ब्रजकिशोर। किसका नाम आता है, ब्रजकिशोर का आता है। ब्रजकिशोर का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, और महादेव देसाई का नाम आता है, और नरहरि पारेख का नाम आता है, और जे बी कृपलानी जो दिए हैं इन सब के नाम आते हैं। बाकी जो नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इनमें से जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं आता। यही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 से अपनी हरिजन यात्रा कहाँ से शुरू की थी। अब गांधी जी पे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सी यात्रा की बात हो रही है, हरिजन यात्रा की बात हो रही है कि गांधी जी ने हरिजन यात्रा की थी, वो कहाँ से शुरू की थी। बर्दा से, साबरमती आश्रम से, कराची से, या लखनऊ से। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बर्दा से। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मास्टर द उपनाम से जाना जाता है किसको, निम्न में से, यानी इनके बारे में बात हो रही है, किसको जाना जाता है मास्टर द उपनाम से, किसको जाना जाता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन को जाना जाता है। किसको, सूर्य सेन को जाना जाता है मास्टर द उपनाम से। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुए थे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुए वो बताना है। लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन को याद रखना है, कराची अधिवेशन में पारित हुए थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के संविधान में कितनी धाराएं हैं। अमेरिका के संविधान में कितनी धाराएं, 6, 8, 7, 9, कितनी धाराएं हैं अमेरिका के संविधान में। 28 का सही आंसर हो जाएगा। कितनी धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं अमेरिका के संविधान में। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर। भारत के उद्योगपति पैसे बनाने में माहिर हैं, ये कथन किसका है। एक कथन दिया है कि भारत के जो उद्योगपति हैं वो पैसे बनाने में माहिर हैं, ये कथन किसका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या गोल्ड स्मिथ। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू जी थे। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। इनमें से कौन सा तारामंडल नहीं है, इसमें से कौन सा तारामंडल नहीं है। विप्रो, सेंट्रोरस, जेमिनी, या रीगल। तो कौन सा नहीं है, रीगल नहीं है। डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।